हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है एसएसजी गुरुकुल के इस प्लेटफॉर्म पर। मैं मनीष आप सभी को एक नई सीरीज यानी कि नो योर प्रीलिम्स एंड मेन सीरीज में स्वागत करता हूं। आज 21 जून यानी कि योगा दिवस और आज हम लोग आज की घटनाओं का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज की सबसे महत्वपूर्ण जो घटनाएं हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। वो जो घटनाएं हैं आज की, सबसे पहली चीज है कि आज है योगा दिवस, उस पर हम डिस्कस करेंगे। देन प्रधानमंत्री जी की अमेरिका और मिस्र की विजिट है, प्रधानमंत्री जी की अमेरिका और मिस्र की विजिट है, उसको डिस्कस करने वाले हैं। एंड उड़ीसा में जगन्नाथ यात्रा स्टार्ट हुई है, ये आपके लिए घटना जरूरी है। और मणिपुर में जो हिंसा है, वो जो हिंसा चल रही है उसके क्या कारण है उनको देखेंगे। साथ ही और छोटी छोटी घटनाओं को भी शामिल करेंगे जिससे आप अपनी सफलता तक सुनिश्चित कर सकें। ठीक, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की पहली घटना। आज की पहली घटना यानी कि आज है 21 जून और 21 जून किस दिन के लिए मनाया जाता है? योगा दिवस के लिए मनाया जाता है, योगा दिवस के लिए। और आप सभी को पता है कि हमारे 9th योगा डे है, 9वां योगा दिवस है और ये भारत ने दुनिया को एक नया उपहार प्रस्तुत किया है योगा दिवस के रूप में। तो इसे हम लोग इस रूप में देखते हैं। अब जब आपका एग्जाम होता है तो वहां पर आपको कोर समझना होता है कि यार मेरे एग्जाम में पूछा क्या जा रहा है। तो देखिए, कई बार थीम पूछी जाती है, थीम पूछी जाती है। तो आपकी थीम क्या है? वासुधैव कुटुंबकम के लिए योग। इस बार की थीम रखी गई है वासुधैव कुटुंबकम के लिए योग। यह थीम इसलिए बहुत जरूरी है। देखिए, वासुधैव कुटुंबकम का मतलब होता है कि जो पूरा कुटुंब का मतलब होता है परिवार, और पूरा जो है विश्व एक परिवार की तरह। क्योंकि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने इसको ऑर्गेनाइज करा है और इस बार हमारे प्रधानमंत्री जी जाएंगे भी और न्यूयॉर्क में वहां पर आज के दिन वो फंक्शन चल रहा होगा। तो ऐसे में ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और इसमें 180 से ज्यादा देश शामिल भी हुए हैं। तो इस लिहाज से इसको जो है रखा गया इस थीम को, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अब देखिए मैं आपको एक कोटेशन बताता हूं कि योगा क्यों जरूरी है। जैसे कि स्वामी विवेकानंद, जिन्हें भारत का आध्यात्मिक गुरु कहा जाता है, सुभाष चंद्र बोस बोलते थे, तो उन्होंने क्या बोला? उन्होंने कहा कि युवा जो हमारे यूथ हैं वो भले मंदिर मत जाएं लेकिन वो अपने स्नायु तंत्र को मजबूत करें, वो अपने स्नायु तंत्र को मजबूत करें। क्योंकि अगर वो फिजिकली फिट नहीं होंगे तो मेंटली फिट नहीं होंगे। तो हमें योगा क्या सिखाता है? फिजिकली फिट रहना। अगर हम फिजिकली फिट हैं हर तरीके से तो हम समझ लीजिए साइकोलॉजिकली फिट हैं, हम अपनी मेहनत करने के लिए भी तैयार हैं। क्योंकि आज की जो प्रतिस्पर्धा है वो बहुत ही बलात् है, उसमें बहुत ही जबरदस्त मेहनत करने की आवश्यकता है। तो उन्होंने कहा था अपना स्नायु तंत्र भी हमें मजबूत रखना है। और आप सभी को बताएं, जैसा मैंने बताया कि यूनाइटेड नेशन मुख्यालय में यानी न्यूयॉर्क में 9वें योग दिवस का आयोजन किया जाएगा, 9th योगा डे का आयोजन किया जाएगा। दोस्तों, इस तरह से एग्जाम में पूछ सकता है क्योंकि अगला साल 10 साल होने वाला, प्रधानमंत्री जी का 2 टेन्योर होने वाला है। तो ऐसे में सरकार ये भी आजकल दिखा रही है कि वो उसके 9 सालों का कामों का क्या खाका है। तो 9th योगा डे के तौर पर यह भी आपको याद रखना है। ठीक है, आगे मैंने बताया कि इसमें कितने 180 कंट्रीज, 180 देश लगभग इसमें भाग ले रहे हैं, 180 देश है ना भाग ले रहे हैं। तो ये चीज भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। और योगा आपको क्या सिखाता है? शारीरिक और मानसिक रूप से, ठीक है, शारीरिक और मानसिक रूप से आपको आपस में जोड़ने का काम करता है। क्योंकि जैसे कि अभी जबलपुर में, मध्य प्रदेश के जबलपुर में हमारे उपराष्ट्रपति महोदय जगदीप धनखड़ जी के द्वारा योगा का जो है प्रोग्राम रखा गया है। तो ये आपके लिए क्वेश्चन है, ये आपके लिए क्वेश्चन है, ये आपके लिए क्वेश्चन। जैसे मैंने बताया उपराष्ट्रपति महोदय आपके कौन है? जगदीप धनखड़ जी, है ना। और उन्होंने कहां पर? उनकी अध्यक्षता में मध्य प्रदेश के जबलपुर में, मध्य प्रदेश के जबलपुर में, याद रखिए ये क्वेश्चन आउट कैटेगरी का है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में ये प्रोग्राम आयोजित हो रहा होगा, ठीक है, इस दौरान। और एंटोनियो गुटरेस को से तो आप भली भांति वाकिफ हैं। उन्होंने देखिए क्या कहा? उन्होंने कहा कि यह सौहार्द बढ़ाने का मतलब आपस में पीस एंड इंटीग्रिटी लाने के लिए, एंड ठीक है डिसिप्लिन बढ़ाने में भी ये जो योगा है वो सहायक है। क्योंकि आप डेली उठते हैं, डेली मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं, अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं, तो ये आपकी डेली रूटीन का हिस्सा होता है, इसमें आपकी ये मदद करता है। ठीक है, एक घटना और दूसरी इंपॉर्टेंट चल रही है, आजकल बहुत ज्यादा चर्चा में है, जो बिपरजॉय चक्रवात है। तो पूछ लेगा आपसे एग्जाम में कि इनसे कौन से राज्य प्रभावित हैं, इनसे सबसे ज्यादा कौन से राज्य प्रभावित हैं? तो इनसे गुजरात एंड राजस्थान राज्य सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। कौन से राज्य दोस्तों? गुजरात और राजस्थान राज्य सबसे ज्यादा प्रभावित हैं, ये हमें याद रखना है। ठीक है, अभी एक न्यूज और चर्चा में आज रही है, कल की न्यूज रही है, ठीक है, AIR न्यूज का ये हिस्सा है, जिसमें हमारे वाणिज्य मंत्री ने बहुत बड़ी बात बोल दी। उन्होंने कहा है कि अगले 25 सालों में हमारी जो है
हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो उसका जो स्केल है वो और बड़ा होने वाला है, उसका जो स्केल है वो और बहुत बड़ा होने वाला है, ठीक है। और आप एक नेक्स्ट न्यूज है जो इंपॉर्टेंट न्यूज है कि उड़ीसा में अब जैसे जब कल्चर से क्वेश्चन पूछेगा तो इस तरीके से पूछ लेगा कि भगवान जगन्नाथ यात्रा किस राज्य में आयोजित होती है। तो भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा और बलभद्र यात्रा स्टार्ट होती है उड़ीसा में स्टार्ट होती है ना। तो ये न्यूज भी आपको याद रखनी है और कई बार ये क्वेश्चन में पूछा गया है। अब हम लोग आते हैं आज की मेन घटना पर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट घटना है और आपके ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट घटना है। दोस्तों, जब हम मणिपुर की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? 7 सिस्टर्स आती हैं, नॉर्थ ईस्ट आता है ना। हमारे दिमाग में क्या आ जाता है? हमारे दिमाग में ऐसे नॉर्थ ईस्ट आ जाता है। यहां पर मणिपुर है, मणिपुर की राजधानी इंफाल है। आप सभी को पता है कि मणिपुर की जो राजधानी वो क्या है? वो इंफाल है ना। और यहां पर मणिपुर, अब देखिए कुछ चीजें हमें पहले समझनी पड़ेगी मणिपुर के बारे में, है ना। मणिपुर 7 सिस्टर का हिस्सा है, ठीक है, 7 सिस्टर्स, ठीक है, इसका ये हिस्सा है, ठीक है। तो ये जो है हमारे लिए जो घटना आजकल डिस्कशन में है, और वहां एक तरीके से केंद्र सरकार उतने प्रभावी ढंग से काम नहीं कर पा रही, उसको भी समझेंगे। सुप्रीम कोर्ट का क्या निर्णय था, मणिपुर हाई कोर्ट का क्या निर्णय था जिसकी वजह से विद्रोह और तेजी के साथ चला, सुप्रीम कोर्ट ने क्या सजेशन के लिए कहा उसकी भी बात करेंगे। सरकार क्या स्टेप है उसकी बात करेंगे। क्या जो है कुकी और अन्य जनजातियों, मैया जनजाति के बीच में क्या विद्रोह है उसके बारे में बात करेंगे। विद्रोह किस कारण से भड़का है उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो ये जो घटना है जो कि आपको बहुत ही कंसाइजली जाननी है, वो आपके किस पेपर के किस यूनिट से मैच करती है। एक नया तरीका मैं लेकर आया हूं ताकि आप भटके ना, जो भी पढ़ें उसे ठोस तरीके से पढ़ें, उसको आप समझें। तो ये जो घटना है आपके सामान्य अध्ययन पेपर 2 एंड 3 से मैच करती है, जिसमें समाज के संवेदनशील वर्ग के लिए गठित तंत्र है, और जो पेपर 3 है उसमें आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौतियां। अब देखिए जैसे नॉर्थ ईस्ट में क्या है, आप देखते हो एक नई समस्या है, उग्रवाद है। उग्रवाद नॉर्थ ईस्ट की एक नई समस्या है, ठीक। वो आज की समस्या नहीं, वो ऐतिहासिक समस्या है, लेकिन उसके साथ वहां के जो लोकल पावर्स हैं वो बहुत ज्यादा उसकी हेल्प करती हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको ये मैप बताकर समझाने की कोशिश करी थी कि नॉर्थ ईस्ट में जैसे भारत की आंतरिक सुरक्षा की जो चुनौतियां हैं उसमें क्या क्या विषय शामिल है, हमें ये समझना है। आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियां, एक प्रश्न आपसे पूछेगा, आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियां। आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियां, इस आंतरिक सुरक्षा की जो चुनौतियां हैं इसके अंतर्गत दोस्तों जानते हो क्या है? इसमें आपसे पूछ लेगा पश्चिमी भारत के बारे में। तो पश्चिमी भारत में जैसे आप देखोगे जो है कश्मीर में हालांकि उत्तर का हिस्सा है, ठीक है। तो कश्मीर में फिर आप देखोगे गुजरात के तट से जिस तरीके से आतंकी आए थे और जो है मुंबई में अटैक हुए थे, ठीक है। मुंबई के जो अटैक्स हुए थे उसके बारे में, ठीक है। और ये जो आतंकी घटनाएं हैं ये आप यहां पर देखते हो, ये आतंकवाद की घटनाएं देखते हो जो ये यहां पर आप देखते हो, जो पश्चिमी भारत के जो हैं। और जब आप देखते हो पूर्वी भारत की घटनाएं देखते हो तो उसमें आप क्या देखते हो? उसमें आप देखते हो उग्रवाद, नक्सलवाद और माओवाद। ये जो है ये हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियों के प्रमुख कारक हैं जिनकी वजह से हमारे देश में लड़ना पड़ता है। एक बार हमारे मनमोहन सिंह साहब ने कहा था, देश आतंकवाद से उतना पीड़ित नहीं जितना वो नक्सलवाद से प्रभावित है। तो ये सारी जो चुनौतियां हैं, अब ये मामला उभरा कैसे, ठीक है, मामला ये उभरा कैसे, मणिपुर का मामला कैसे उभरा, तो उसके बारे में ये जानते हैं, ठीक है। कि जो मैदान में रहने वाले जो बहुसंख्यक लोग हैं जिनको मेइती बोला जाता है, क्या बोला जाता है आपको नाम याद रखना है, प्रीलिम्स से पूछ देगा कि मेइती कहां से बिलोंग करते हैं, तो आपका जवाब होगा मणिपुर से, है ना। मेइती जो समुदाय के लोग हैं जो लगभग कितना परसेंट है, 53% है। मणिपुर में कितना है, 53% है, ठीक है। और पहाड़ियों पर रहने वाले जो अल्पसंख्यक है कुकी 16% है। उनके बीच में विद्रोह का मामला, उनके बीच में ये कॉन्फ्लिक्ट का मामला। सबसे मेन चीज आपने यहां पर ये समझ ली, ठीक। सबसे मेन चीज आपने दोस्तों यहां पर ये समझ ली कि मेइती और कुकी के बीच का मामला है
ठीक है, दोनों समुदायों के बीच के मामला है। ठीक है, जो मेइतेई हैं जाहिर सी बात है संख्या में अधिक है, तो किसको प्रभावित करेंगे? वो राजनीतिक सत्ता को प्रभावित करेंगे, वो राजनीतिक सत्ता को प्रभावित करने का काम करेंगे। कौन करेंगे? मेइतेई समुदाय के लोग करेंगे। और जो कुकी हैं वो क्या कर रहे हैं? अपने संवैधानिक मांग की कर रहे हैं। और हुआ मुद्दा कैसे भड़का? जब कुकी को जो है शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दे दिया गया, अनुच्छेद 341 और 42 में उनको जोड़ दिया गया, शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दे दिया गया, उससे ही वहां पर पूरा मामला भड़क गया। ठीक, ये मेन जो है चर्चा का कारण है, ये मेन घटना जो है पनपती है यहां पर। अब देखिए एक चीज है, अब देखिए ये लोग आखिर वहां पर क्यों इतनी संवेदनशील रखते हैं? तो इसके लिए एक चीज मैं बता दूं, जैसे नॉर्थ ईस्ट है तो यहां पर आपको जो बाहरी जो देश है, ठीक है, ये बाहरी देश है, जैसे आपको यहां पर बांग्लादेश जो काफी इधर तक आ जाता है, बांग्लादेश की बात आती है, म्यांमार आ जाता है। तो आप देखते हो म्यांमार में अक्सर अशांति रहती है, हमेशा अशांति रहती है। वहां के जो रोहिंग्या हैं, वहां के जो रोहिंग्या हैं वो क्या कहां आते रहते हैं? इधर से एंट्री करते रहते हैं। और जो दोस्तों ये जो क्षेत्र है, ये जो उत्तर पूर्व का क्षेत्र है, ये बेसिकली पूर्वोत्तर का जो क्षेत्र है बेसिकली बहुत ही संवेदनशील क्षेत्र है, बहुत ही सेंसिटिव क्षेत्र है। तो क्या है, एक तो यहाँ जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, प्राकृतिक संसाधन हैं, वो क्या है दोस्तों? सीमित मात्रा में है। नेचुरल रिसोर्सेज क्या है? लिमिटेड हैं, सीमित हैं। दूसरा, यहाँ की जो जनजातियां हैं, वो जो जनजातियां वो क्या है? संवेदनशील हैं। तो उनको सबसे पहले तो ये लगता है, सबसे पहले तो उनको ये लगता है कि भाई यहाँ पर अगर इधर से लोग आएंगे, आउटसाइडर्स आएंगे, दूसरे देशों के लोग आएंगे, तो हमारे नेचुरल सोर्सेज पर वो कंट्रोल बना लेंगे, हमारी व्यवस्था पर अपना कंट्रोल बना लेंगे, तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा अवसर नहीं बचेगा, हमारे लिए प्रॉब्लम होगी। पहली संवेदनशीलता। दूसरी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ठीक, ये सारी चीज, ये सारी दिक्कतें हो रही हैं। ठीक, ड्रग्स, ठीक है, नक्सलिज्म, नक्सलवाद फैलता है। ठीक है, बहुत ज्यादा काउंटरफिट जो है करेंसी आती है, काउंटरफिट करेंसी यानी कि जाली मुद्राएं, ये सारी जो चीजें हैं यहां पर आती हैं। ठीक, इससे क्या होता है? इससे जो क्या होता है, वो क्षेत्र विशेष में बहुत ज्यादा ऐसे वेस्टेड इंटरेस्ट वाले लोग हैं जिनको बेटा एक शब्द बोला जाता है, नॉन स्टेट एक्टर्स। नॉन स्टेट एक्टर्स उसे बोलते हैं, ठीक है, गैर राज्यकर्ता बोलते हैं। मैं समझा देता हूं, गैर राज्यकर्ता, गैर राज्यकर्ता कौन होते हैं? ऐसा वर्ग होता है जो सरकार के साथ नहीं होता। ठीक, वो क्या करता है? वो अपने कामों से सरकार को निगेटिवली प्रभावित करता है। जैसे 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 नक्सल, माओइस्ट, टेरर, ठीक है, ये क्या है? गैर राज्यकर्ता हैं। ठीक है, काउंटरफिट करेंसी वाले यानी कि इकोनॉमिक जो क्राइम करते हैं लोग, इकोनॉमिक क्राइम करते हैं ये लोग, थोड़ा सा समझिएगा। ये एक बार क्वेश्चन भी पूछा कि जो है देश की आंतरिक सुरक्षा को प्रभावित करने में राज्यकर्ताओं और गैर राज्यकर्ताओं की क्या भूमिका है। ठीक, यूपीएससी में जाकर क्वेश्चन पूछा और जो है स्टेट पीसीएस में भी क्वेश्चन इस तरीके से पूछ चुका है, तो आपको ये समझना होगा। ठीक है, तो ये इंपैक्ट डालते हैं। तो इससे क्या होता है? यहाँ के लोग संवेदनशील हैं, प्लस ये जो यहाँ की जो ज्योग्राफी है वो बहुत ज्यादा फ्रैक्चर्ड है, बहुत ज्यादा फ्रैक्चर्ड है। और फ्रैक्चर्ड के साथ साथ बेटा बहुत ज्यादा लिमिटेड है। भाई मणिपुर, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा, सिक्किम, ये सब कितने छोटे छोटे हैं। अरुणाचल प्रदेश, आसाम ही उसमें सबसे बड़ा है। ये सब बहुत छोटे छोटे हैं। ऐसे में क्या है, इनको अपनी अपनी जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, अपनी जो उनको एथनिसिटी है, उसको लेकर बहुत ज्यादा ये सेंसिटिव और पजेसिव बने रहते हैं। ठीक, तो ये इनके सामने चुनौती होती है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं घटना पर आते हैं। ठीक, तो जो हिंसा भड़की, हिंसा के जो प्रमुख कारण है, बेसिक फैक्टर्स, हिंसा के क्या निकल कर आए, ठीक, उनके बारे में बात करते हैं। हिंसा के प्रमुख कारण क्या निकल कर आए? तो उसमें क्या, मैंने जो आपको पहले ही बताया कि मणिपुर हाई कोर्ट का एक फैसला आया। मणिपुर हाई कोर्ट का फैसला है, उसमें जो मेइतेई समुदाय है, मेइतेई समुदाय को क्या कर दिया गया? उसको जनजाति समुदाय का दर्जा दे दिया गया। जनजाति समुदाय का दर्जा दे दिया गया। यही सबसे वहां बर्निंग पॉइंट बन गया, यही वहां पर सबसे आग लगाने वाला कारण बन गया, जिससे वहां पर पूरी आग भड़क उठी। और वहां पर एक आदिवासी एकजुटता मार्च है, एक आदिवासी एकजुटता मार्च, इसका आयोजन किया गया कि भैया इसको तो एसटी का दर्जा दे दिया गया, यानी मेरे राइट में ही आकर ये घुसेगा बंदा। तो वहां पर प्रॉब्लम क्रिएट हो गई और फिर उसको लेकर दिक्कत आई। ठीक, उसके बाद क्या हुआ? हिंसा जब भड़की तो उसमें 100 से ज्यादा लोग मर गए हैं। अभी तक 100 से ज्यादा लोगों को मरने की खबर है। और आपको पता है कि हमारे गृह मंत्री महोदय भी वहां विजिट कर चुके हैं, अमित शाह जी भी वहां विजिट कर चुके हैं, और लगभग
35,000 लोगों को वहां से पलायन करना पड़ा, यानी कि माइग्रेट होकर बेटा दूसरी जगह गए। अगर ये गए, अगर देखो आपको एक चीज समझनी, एज ए सिविल सर्वेंट एक चीज समझनी कि मान लो अगर आप वहां हो और लोग इतनी बड़ी मात्रा में पलायन करें, तो इस पलायन को आप जो है व्यवस्थित करने के लिए क्या इंतजाम हो जाएंगे? क्या इस दौरान दूसरे जो हमारे देश की विदेशी शक्तियां हैं, क्या उसमें अपना फायदा नहीं लेने की कोशिश करेंगे? क्या वो नकारात्मक रूप से प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे? ये सारी जो दिक्कतें हैं जाहिर सी बात है आनी स्टार्ट होंगे। तो ऐसे में हमारे प्रशासन के सामने भी एक चुनौती है, प्रशासन के सामने चुनौती है, सरकार के सामने चुनौती है, और जो लोग हैं उनके सामने भी चुनौती है कि वो कैसे ठीक तरीके से रहें। सोचो वहां 1 महीने से ज्यादा हो गया, आज की न्यूज में पता चलता है कि वहां इंटरनेट जो फैसिलिटी है वो रिज्यूम करी गई है, बहाल करी गई है। इसके पहले तक वो सोचो अभी ईपीएफओ का एग्जाम होना है, तो इसलिए वहां पर प्रॉब्लम थी, तो सेंटर चेंज करने का ऑप्शन उसको देना पड़ा। तो ये सारी जो दिक्कतें हैं, ये सारी जो दिक्कतें हैं वो अक्सर वहां पर देखने को मिलती हैं। अब मणिपुर में जो हिंसा है, मैं इसको बहुत ही कॉम्प्रहेंसिव ढंग से लेने वाला हूं। मणिपुर में जो हिंसा है उसका उदय 1964 में हुआ था। एक्चुअली एक जो है ग्रुप है यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट, इसे यूएनएलएफ बोलते हैं ज्यादातर, यूनाइटेड नेशन लिबरेशन फ्रंट, उसके गठन के साथ इसकी जो है प्रॉब्लम हुई। तो उसके क्या बात क्या हुआ कि जहां पर सबसे बड़े, ये सबसे दुर्जय यानी सबसे खतरनाक उग्रवादी संगठनों में से एक माना जाता है, एक माना जाता है। यहां पर इतनी सिक्योरिटी की प्रॉब्लम होती है कि जैसे टूरिस्ट है, जैसे टूरिस्ट है, अगर वो घूमने गया तो पता लगा उन सबसे वसूली हो रही है। मतलब जैसे आप देखते हो कि जैसे टोल टैक्स सरकार लेती है, नॉर्थ ईस्ट में क्या इस तरीके के ग्रुप्स हैं जो सरकार के पैरेलल, सरकार के समानांतर वहां चलते रहते हैं, और वो इतने ताकतवर हैं, उनका लोगों का इतना सहयोग प्राप्त है कि वो क्या करते हैं, उनका अपना ही टैक्स वसूली का धंधा है, अपना ही टैक्स वसूली का धंधा है, अपने ही तरीके से वो पूरी व्यवस्था को मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। और दोस्तों आप सभी को पता है आर्टिकल 371 में वहां पर क्या दिया गया है, स्पेशल स्टेटस का दर्जा दिया गया है, स्पेशल स्टेटस का दर्जा दिया गया है, जिसकी वजह से क्या प्रॉब्लम आती है, जैसे आपने देखा था जब आर्टिकल 370 को खत्म किया गया था तो उस दौरान तुरंत वो लोग अपने विशेष दर्जे की मांग को लेकर जो है घबरा गए थे। तो हमारे गृह मंत्री ने कहा था ऐसी कोई प्रॉब्लम आपके सामने आने वाली नहीं है। तो उसका भी लेवरेज वो लोग लेते रहते हैं, उसका भी जो है फायदा वो उठाने की कोशिश करते हैं। अब आपको समझना है कि जो मणिपुर में जो उग्रवाद बढ़ रहा है, उग्रवाद मणिपुर में बढ़ रहा है, उसके बेसिकली फैक्टर क्या है। तो सबसे पहली बात है कि जबरन विलय, सबसे पहला है कि बलात् रूप से विलय कर दिया गया, यह सबसे बड़ा फैक्टर वहां पर माना जाता है। इसमें क्या है कि जो अलगाववादी विद्रोह हैं, उनका मुख्य रूप से मणिपुर को भारत संघ के साथ जबरन विलय करने की बात आती है। जबरन विलय करने की बात का क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि वो लोग नहीं चाहते थे, जो मैंने क्या बताया अभी 371 में स्पेशल स्टेटस का दर्जा दिया गया। दोस्तों वो लोग चाहते थे कि उनको अलग देश बना दिया जाए, अलग उनको जो है राज्य की मांग थी, अलग सेपरेट वो रहना चाहते थे। लेकिन ये माना गया कि नहीं, ये हमारे इंटीग्रेटेड पार्ट हैं, हमारी इंडिया का भाग हैं। इसलिए जब कभी आप नॉर्थ ईस्ट में देखोगे, आप सभी को पता है कि हमारी जो एक खेल विश्वविद्यालय भी बनाया गया वहां पर। तो ये सारी कोशिश है, जैसे हमारे इसमें वर्तमान जो प्रधानमंत्री जी हैं मोदी जी, उनका कोशिश भी है, ये लुक ईस्ट पॉलिसी पर फोकस है। उसके बाद इन्होंने एक्ट ईस्ट पॉलिसी लागू कर दी कि पूर्वोत्तर की ओर देखो की नीति, ताकि वहां के राज्यों के माध्यम से हम ना केवल और दूसरे म्यांमार और दूसरे देशों के साथ भी अच्छे कोरिलेशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं, आसियान देशों के साथ संबंध स्थापित कर सकते हैं, सार्क देशों के साथ संबंध स्थापित कर सकते हैं। तो ये चीज भी आपको समझनी है। तो जो वहां पर जो असंतोष भड़का उसके बाद वहां पर ये जो है प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। अच्छा, मणिपुर जो है, मणिपुर का जो विलय है वो बेसिकली अक्टूबर 1949 में हुआ था। अक्टूबर 1949 में किस में कर दिया गया, भारत में कर दिया गया। लेकिन ऑफिशियली 1972 में मैं आपको बताना चाहूंगा 1972 में इसे क्या हुआ, इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, ताकि सारी सिचुएशन प्रॉब्लमेटिक ना रहे, वो प्रॉपर तरीके से डील हो जाएं, फिर हम इस समस्या का निदान सही ढंग से कर पाएंगे। ठीक है, तो ये चीज करी गई। ठीक, तो ये जो है, अब देखिए उग्रवाद इससे उदय कैसे हुआ। पीपल लिबरेशन आर्मी यानी कि पीएलए, देखिए वहां पर कई सारे, देखिए अभी आप कहोगे जैसे पीपल लिबरेशन आर्मी मैंने बोला, पीपल जो है रिवोल्यूशनरी पार्टी ऑफ जो है कंगलेई फाक बोला, फिर कंगलेई फाक कम्युनिस्ट पार्टी बोला, फिर कांगले योल कन्ना लूप बोला। आप लोगों ने शायद पहली बार इनका नाम सुना होगा, थोड़ा सा
पहली बार आपने इनका नाम सुना होगा, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है मित्र, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो सारे ग्रुप हैं ये वहां के लोगों को लोकली हेल्प करते हैं, उनका इनको जन समर्थन प्राप्त है, तभी तो ये सरकार से बराबर में डील करने की बात करते हैं तभी तो सरकार से बराबर में डील करने का काम करते हैं। तो ये लोग क्या हैं, वहां के लोगों को आप कह सकते हो कि बरगला के रखे हुए हैं, इनका अपना प्रॉपर मैकेनिज्म है। तो इन सारे जो है, ये सारे जो ग्रुप हैं, ये कैसे इमर्ज हुए, ये इमर्ज हुए कि हम आपके रहनुमा हैं, हम आपके रिप्रेजेंटेटिव हैं उसके तौर पर। जब भी सरकार जाती है तो वहां सभी लोगों से बात करती है। भी कल की न्यूज है जहां पर जो है हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने जो है सारे नॉर्थ ईस्ट के इस तरीके के लीडर्स को बुलाकर बातचीत करने की कोशिश करी, क्योंकि गृह मंत्री के जानने के बावजूद वहां पर भी हिंसा फिर भड़की, कुछ नहीं रुका वहां पर। तो वो एक प्रॉब्लम वहां देखने को मिलती है। ठीक है, ये सारे जो क्या करते हैं, ये सारे जो संगठन है ये बेसिकली क्या करते हैं, स्वतंत्र मणिपुर की मांग कर रहे हैं कि मणिपुर को फ्री कर दिया जाए, अदरवाइज जो कल्चरली वो सेपरेट नहीं रह पाएगा। अब एक बहुत बड़ा संगठन है जिसे ग्रेटर नागालैंड बोला जाता है, ये प्रीलिम्स में पूछा भी गया है, ये प्रीलिम्स में पूछा भी गया है। इसकी मांग यानी जो ग्रेटर नागालैंड है, इसकी मांग का प्रभाव भी मैं आगे मैप में दिखाऊंगा। तो ये जो ये नागा आंदोलन है, ठीक है, जैसे आप जिन्हें 1857 के संग्राम में भी पढ़ा होगा, कुकी आंदोलन, नागा आंदोलन, तो ये सब इतने पावरफुल हैं। ठीक है, तो इसके ये जो बेसिकली ये जो है मणिपुर का जो पहाड़ी एरिया है उसमें तेजी के साथ फैल गया, और जो NSCN-IM है, ठीक है, और इसको ग्रेटर नागालैंड भी बोला जाता है, ठीक, ग्रेटर नागालैंड भी बोला जाता है, उसके विलय के बाद इसे नियंत्रित किया गया और घाट जो है मणिपुर में जो प्रादेशिक अखंडता के लिए बेसिकली एक खतरा इमर्ज हो गया। ठीक है, अब है क्या, देखिए हमारे देश में आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक क्या बोला गया, अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक क्या बोला गया, इंडिया शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, क्या होगा, भारत राज्यों का संघ होगा, क्या होगा, भारत राज्यों का संघ होगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या निकल कर आती है, प्रॉब्लम दोस्तों निकल कर आती है कि जो सेंटर और स्टेट के बीच में अक्सर रिलेशन अगर ठीक तरीके से कम्युनिकेट नहीं हो पा रहे हैं, तो ये सारी जो दिक्कत है, ये सारी जो प्रॉब्लम है, आप सभी को पता है दोस्तों, ये बनी की बनी रहती है, ये सारी प्रॉब्लम बनी की बनी रहती। तो एक मुद्दा और आया वैली हिल्स कॉन्फ्लिक्ट का, वैली हिल कॉन्फ्लिक्ट आया, इसमें कहा गया कि मणिपुर का जो भौगोलिक क्षेत्र है उसका लगभग 10% ये वैली हिल जो क्षेत्र है, ठीक है, जो बहुत कम आबादी वाला क्षेत्र है। यानी मैंने क्या कहा, यहां आबादी कम है, लोगों का मानना है कि अगर यहां ज्यादा लोग आएंगे तो यहां संवेदनशीलता का स्तर और बढ़ जाएगा, यहां के नेचुरल रिसोर्सेज, यहां की जो डेमोग्राफी है वो इंपैक्ट होगी, प्लस जो माइनर लोग हैं जिनकी अपनी खास लैंग्वेज है, कुकी, मणिपुरी, वो जो है इंपैक्ट हो जाएगी, वो माइनॉरिटी में चली जाएगी। ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। ठीक है, तो इंफाल घाटी में मेइती समुदाय जो है क्या है, वो बहुसंख्यक है। ठीक है, जो इंफाल घाटी वहां पर जो मेइती समुदाय बहुसंख्यक है, जबकि जो है यहां पर क्या है, नागा और कुकी भी रहते हैं, तो उनको इनसे चुनौती है, इनको चुनौती, इसलिए वो अपने सेपरेशन की मांग वहां पर करते रहते हैं। अब नागा और कुकी जनजातियों के बीच में क्या संघर्ष है उसको देखते हैं। ये बेसिकली जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये कॉन्फ्लिक्ट बेटा स्टार्ट हुआ 1919 के आसपास, 1990 जब हमारा लिबरलाइजेशन 1991 हो उसके आसपास शुरू हुआ। ठीक, तो उसमें ये जो है ये जाति संघर्ष, ये जाति का मतलब जो है कुर्मी यादव वाला जाति संघर्ष नहीं है, ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है, जिसे बेसिकली शुद्ध भाषा में प्रजातीय बोला जाता है। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है, वो वहां पर स्टार्ट हो गया, वो वहां पर स्टार्ट हुआ, और उसकी जो अपनी जो क्षेत्रीय परिषद की अपनी जो मांग है उसका वहां पर परित्याग कर दिया गया। ठीक है, ये सारी जो है वहां पर दिक्कतें जो है सामने आने लगी। अब जो है वहां की जो चैलेंजेस हैं, वहां की जो चुनौतियां हैं, उनको बहाल करने में बहुत सारे प्रॉब्लम आती हैं। ठीक, जैसे परस्पर विरोधी मांगे हैं। परस्पर विरोधी मांगों का मतलब हुआ कि नागा अलग बात कर रहे हैं, कुकी अलग बात कर रहे हैं, मेइती अलग बात कह रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि सब लोगों की मांग को तो बराबर नहीं माना जा सकता। इनफैक्ट यहां तक मांग है कि असम में, इंफाल में, मणिपुर में और नागालैंड में उनके जो पर्टिकुलर कुछ एरिया के लोग हैं उनको सब मिलाकर एक राज्य का दर्जा दे दिया जाए, तो ये तो फ्रैक्चर्ड हो जाएगा ना पूरा नॉर्थ ईस्ट, तो ये भी अपने आप में एक चुनौती देखने को मिलती है। ठीक, तो परस्पर विरोधी मांगे वहां पर एक बहुत बड़ी चुनौती है। दूसरा है प्रॉक्सी ग्रुपिंग। प्रॉक्सी ग्रुपिंग का मतलब है कि कुछ लोग सामने से आकर बात करते हैं और कुछ लोग पीछे से लोगों को बरकलाते हैं, लोगों के रिप्रेजेंटेटिव बने हुए हैं। वहां से भी एक बहुत बड़ी संकट, एक बहुत बड़ी जो चुनौती है वो आपको हमेशा देखने को मिल जाती है। ठीक है, फिर राजनेता विद्रोहियों का गठजोड़ है। ठीक, अब वहां पर क्या है, जो ग्रुप्स हैं वो क्या होता है, उनको चुनाव जिताने में मदद करते हैं।
जो इस तरीके के, जो अभी मैंने बताया था, जो माओइस्ट ग्रुप है, माओवादी समूह है, जो माओवादी समूह है, वो ऐसे लोगों को चुनाव जिताने में बेटा मदद करते हैं। जब वो चुनाव जिताने में मदद करते हैं तो उनके बीच में आपसी नेक्सस है। और हमें पता है कि भारत में राजनीति का प्राधिकरण और अपराधीकरण की राजनीति बहुत पहले से होती रही है, और इसका वेस्टेड इंटरेस्ट वो लोग लेना चाहते हैं। यानी कि जब भी कभी एग्जाम में लिखने के लिए आ जाए कि राजनीतिक नैतिकता या राजनीतिक सक्रियता या राजनीतिक मनोभाव, तो वहां पर आप ये मणिपुर का एग्जाम्पल डालिएगा कि वहां के राजनेता ही उस चीज को बढ़ावा देते हैं, तो वो जो है एक तरीके की जो राजनीतिक इच्छा शक्ति है वो प्रॉब्लम सॉल्व करने में उसका भी अभाव देखने को मिलता है। यहां पर एक पॉइंट आप ये भी बढ़ा सकते हो। ठीक, तो ये चीज है। फिर सीमावर्ती राज्य है, तो सीमावर्ती राज्य मैंने बताया ही, मैंने आप सभी को ऐसे बताया कि ऐसे है, तो यहां पर मणिपुर आपको देखने को मिल जाएगा। और इसकी वजह से क्या दिक्कत आएगी, इसकी वजह से ड्रग ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ठीक है, काउंटरफीट करेंसी यानी जाली मुद्रा, ठीक, मानव का इधर उधर व्यापार करना, और बहुत ज्यादा जो है आयुध यानी जो है बहुत ज्यादा वेपन्स इधर की तरफ आ जाना, लोगों का माइग्रेट होकर आ जाना, ये सारी जो चुनौती है वो बनी रहती है। क्योंकि इधर का जो भौगोलिक क्षेत्र है, जो भौगोलिक क्षेत्र है वो बहुत ज्यादा फ्रैक्चर्ड क्षेत्र है, बहुत ज्यादा फ्रैक्चर्ड है, बहुत ज्यादा बिखरा हुआ है। वो भी अपने आप में एक तरीके की प्रॉब्लम लेकर आता है, वो अब आपने एक तरीके की प्रॉब्लम क्रिएट करता है बेटा। ठीक है, अब सरकार ने उग्रवाद को समाप्त करने के लिए क्या क्या कदम उठाए हैं। अब देखिए, सरकार ने सैन्य कार्यवाही भी करने की कोशिश करी। जब सरकार ने सैन्य कार्यवाही करी उसका बहुत अच्छा रिजल्टेंट नहीं मिला। आपने एक नाम सुना होगा इरोम शर्मिला का, जो बेसिकली जब कांग्रेस की सरकार थी तो उस दौरान वो बहुत ज्यादा एक्टिव रहती थी। वो भूखी, मतलब वो कहती थी उपवास पर वो बहुत लंबे समय तक रही थी, है ना। बाद में हालांकि उनका उपवास टूटा था, मांग तो नहीं पूरी तरीके से उनकी पूरी हुई थी। तो वहां पर क्या हुआ, आर्म फोर्स स्पेशल एक्ट लगा दिया, अफस्पा लगा दिया गया 1980 के आसपास। पूरे जो है मणिपुर में अफस्पा लगा दिया गया। यानी कि आप इसको इस तरह समझ सकते हो कि जो सारी पावर है वो मिलिट्री के हाथ में आ जाती है। वहां पर मिलिट्री अपने हिसाब से सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए, पीस को मेंटेन करने के लिए अपने निर्णय ले सकती है। अफस्पा पर अलग से हम लोग कभी बात करेंगे, ठीक है, जिसे सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम बोला जाता है, सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम बोला जाता है। ठीक, लागू किया गया। तो ये जो चीज होती है कहीं ना कहीं आपकी जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करती है, आपके मूल अधिकारों को जो है दबाने का काम करती है। लेकिन एक ये चुनौती बनी है। दूसरा है ऑपरेशन ऑल क्लियर, एक लाया गया ऑपरेशन ऑल क्लियर। ये बेसिकली असम राइफल्स जो एक पार्ट है, ठीक, और सेना के द्वारा जो पहाड़ी क्षेत्रों में इसे चलाया गया। तो ये भी प्रीलिम्स में पूछा गया है और मेंस में आप तो लिखोगे, ठीक है। ऑल क्लियर चलाया गया, जिससे क्या हुआ, वहां के जो उग्रवादी ठिकाने हैं उनको निष्प्रभावी किया गया, ठीक है, जिससे काफी समय तक तो माइग्रेट हो गए। वहां के जो उग्रवादी थे वो जगह बदल ली उन लोगों ने, लेकिन एक टाइम के बाद जब उनको वहां लोगों का समर्थन नहीं प्राप्त है तो एक पर्टिकुलर के टाइम के बाद वो फिर वहां से वापस आ गए, फिर एक हुआ युद्ध विराम समझौता हुआ, एक युद्ध विराम समझौता हुआ, ठीक है, किसके द्वारा, NSCM-IM ने भारत सरकार के साथ युद्ध विराम समझौता किया, ठीक है। और उसके बाद उस पे भी उतना वर्क आगे नहीं हो पाया, वो भी काम अभी भी जारी करने की बात है। कई बार तो रिप्रेजेंटेटिव भी लाने की बात होती है कि सरकार और उनके बीच में दिक्कत है। अब मैं आपको ये मैप के माध्यम से बताना चाहूंगा कि क्या प्रॉब्लम है, वहां के जो बेसिकली 15 नागा ट्राइब्स हैं, ठीक है, उनकी अपनी दिक्कत है। चिन है, कुकी हैं, मिजो हैं, जोमी हैं, ये ग्रुप सारे प्रॉब्लम क्रिएट करते रहते हैं। जो इम्फाल का ईस्टर्न और वेस्ट का एरिया है, ईस्टर्न और वेस्ट, देखिए ये जो चीजें हैं, ये जो एरिया है ये काफी इंपैक्ट करता है, ये काफी जो है चीजें देखने को मिलती हैं। जो कुकीज और नागा हैं, पॉइंट आउट द ट्राइबल एरिया आर 90% ऑफ द स्टेट, एक इन जोग्राफिकल एरिया, यानी कि वहां का नागा और कुकी वहां के 90% भौगोलिक क्षेत्र पर अपना जो है क्षेत्र रखते हैं, प्रभाव रखते हैं। तो उनको भी इस तरीके से इस चीजों से दिक्कत है। मणिपुर के जो 16 जिले हैं, बेसिकली उनमें कहा जाता है कि ये जो घाटी और पहाड़ी हैं, ठीक, उनमें उनको विभाजित किया गया है। घाटियों और पहाड़ियों में उनको जो है विभाजित कर दिया गया है। और इम्फाल घाटी जो राज्य है वो केंद्र में स्थित है, ठीक है, वो जो है बेसिकली कहां पर है, सेंटर पॉइंट में आ जाता है, जिससे वो पूरे तरीके से हर तरीके से घिरी हुई है, ठीक, हर तरीके से वो क्या है, आपस में घिरी हुई है। अगली जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये आपको सामने है कि जो मैती बहुसंख्यक हैं वो बेसिकली क्या है, हिंदू हैं। जो मैती हैं वो क्या है, बेसिकली हिंदू हैं। एक्चुअली नॉर्थ ईस्ट की एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, नॉर्थ ईस्ट में एक चीज और है कि वहां पर
आप सभी को पता है कि अंग्रेजों ने जनजातियों का धर्मांतरण तेजी के साथ किया था। तो धर्मांतरण किया था तो वहां पर आपको हर 2-1 किलोमीटर पर 500 मीटर पर आपको चर्च मिल जाएंगे। वहां पर आपको कौन मिल जाएंगे? चर्च मिल जाएंगे। और जब चर्च मिलेंगे तो चर्च का क्या है रोल? चर्च का रोल बहुत क्लियर है कि वो क्रिश्चियन है, उनकी अलग तरीके की पूजा पद्धति, अलग तरीके की जीवन शैली। तो जो आप कह सकते हो कि रिलीजियस या कह सकते हो उनकी मान्यताओं को लेकर भी कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है। और उनके बाद मुसलमान आते हैं, उनके बाद वहां पर पर्टिकुलर एरिया में मुसलमान आते हैं। 33% मान्यता प्राप्त जनजातियां हैं जिन्हें मोटे तौर पर किसी भी नागा जनजाति और किसी भी कुकी जनजाति के रूप में वर्गीकृत किया गया है, ठीक है। जो मुख्य रूप से क्या है बेटा? जो मुख्य रूप से मैंने जो आपको अभी बताया वो क्या है? वो ईसाई हैं, वो क्या है? वो क्रिश्चियंस हैं, ठीक है। तो ये एक चीज ये देखने को मिलती है। अब देखिए हिस्टोरियन अपनी बात रखते हैं, और हिस्टोरियन जब अपनी बात रखते हैं तो उसमें भी वो कुछ बातें बोलते हैं। वो कहते हैं कि जो घाटी में जो आदिवासी हैं, जो ट्राइबल्स हैं, ठीक है, ये बेसिकली घाटी के बाहर के जो आदिवासी हैं ये पहले, ठीक है, राज्य का हिस्सा थे, ठीक है। इलाके भी ये सभी क्या है? राज्य का हिस्सा थे। इस तरह से इनके जो दावे हैं, जनजातियों के दावे हैं, वो बेसिकली नागाओं जनजाति के द्वारा ये डिस्प्यूट में आ गए कि जो आउटसाइडर्स थे उन्होंने नागाओं के साथ आकर अपनी जो है डिमांड्स को रखा और वहां वो मुद्दा और ज्यादा भड़क गया, ठीक है। फिर कंगाली पाक राज्य, कंगाली पाक राज्य का एक मामला है जो एक ब्रिटिश संरक्षित क्षेत्र था, ब्रिटिश रिजर्व एरिया था। कौन था? ब्रिटिश रिजर्व एरिया। ब्रिटिशर्स वहां पर क्या था, जब उन्होंने देखा कि बहुत ज्यादा ट्राइबल्स हैं तो उनको यूज कैसे किया? उनको यूज किया अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए, अपनी संख्या बढ़ाने के लिए, अपने धर्म का प्रचार करने के लिए। इन सब के लिए दोस्तों वहां पर उन्होंने उनका प्रयोग कर लिया, उन्होंने वहां पर प्रयोग कर लिया। अब मेइती समुदाय क्या करता है? एसटी की मांग यानी शेड्यूल्ड ट्राइब की मांग करने के लिए जो है जोर लगा रहा है। तो जब 2012 में उन्होंने क्या करा था? एक समिति बनाई गई और इनके लिए जो है ये तेजी के साथ शेड्यूल्ड ट्राइब, अनुसूचित जनजाति की मांग के लिए लगातार ये 2012 से प्रयासरत करने लगे। तो जो मेइती जनजाति है उसने मणिपुर हाई कोर्ट में, मणिपुर उच्च न्यायालय में याचिका दायर करी थी इसके लिए कि हमें ट्राइबल बना दिया जाए। उसी से आपको पता है कि सारा जो मुद्दा है वो उभर कर सामने आ गया है, उसी से सारा मुद्दा उभर कर सामने आया है, ठीक, उसी से सारा मुद्दा उभर कर आया। अब यहां पर ये चीज आप पढ़ लीजिएगा, ये चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो मैं हाईलाइट मैंने कर दी कि 2011 के जो जनगणना है उसके आंकड़ों में पाया गया कि जो मेइती समुदाय है उसकी आबादी 1951 में मणिपुर की कुल आबादी का 59% थी, जो घटकर कितनी हो गई? 44% हो गई। अब मैं जो बार बात बोल रहा हूं, जो क्रक्स में बोल रहा हूं, वही तो बेटा बोल रहा हूं ना कि जो जनजातियां हैं उनको ये चुनौती है कि यार दूसरे जगह के लोग, भाई म्यांमार में काफ़ी दिक्कत है, बांग्लादेश से भी जो है लोग आ रहे हैं, तो उनको लगता है कि आउटसाइडर भी इधर आ रहे हैं, इनसाइडर भी हम पर कब्जा जमाए हुए हैं, तो मैं तो माइनॉरिटी में हो जाऊंगा, मेरी संख्या तो लगातार कम हो रही है। तो इससे भी उनको काफ़ी प्रॉब्लम देखने को आपको मिलती है, ठीक। अब मणिपुर का हाई कोर्ट का फैसला, इसने वही है बात है, आग में घी का काम कर दिया, इसने आग में घी का काम कर दिया। कई बार क्या होता है, जैसे एक बार यूपीएससी ने एक प्रश्न पूछा दोस्तों, यूपीएससी ने एक प्रश्न पूछा कि जो वैधानिक निर्णय है और जो सामाजिक व्यवस्था है उन दोनों में अक्सर तालमेल देखने को नहीं मिलता। जैसे सरकार ने भी ये बात कही कि जो धारा 377 है उसको जो है नहीं एक्टिवेट करना चाहिए, या होमोसेक्सुअलिटी जो है उस पर सरकार का रुख अलग है, और जो है कोर्ट क्या बोल रहा है, नहीं अगर लोग आपसी रजामंदी से ऐसा चाहते हैं तो अपनी जो है जीवन को एक्सरसाइज कर सकते हैं, रह सकते हैं वो। लेकिन समाज और विधि जो है समाज के साथ अगर फिट नहीं बैठती है तो जाकर वहां कॉन्फ्लिक्ट तो हो ही जाता है। यहां पर जो मणिपुर उच्च न्यायालय को देखोगे तो अपनी जगह वो कानूनी तौर पर सही है, लेकिन वहां व्यवस्थागत जो चीजें हैं उसके हिसाब से वो कॉन्फ्लिक्ट वहां पर जनरेट हो गया। तो मणिपुर हाई कोर्ट ने क्या कहा, उसने 19 अप्रैल 2023 को मणिपुर सरकार से 4 सप्ताह के भीतर एसटी सूची में मेइती समुदाय को शामिल करने के लिए केंद्रीय जनजाति मामलों के मंत्रालय को 10 साल पुरानी सिफारिश प्रस्तुत करने को कहा। और जैसे ये कहा वैसे वहां पर बवाल स्टार्ट हो गया, वैसे वहां पर बवाल प्रारंभ हो गया, ठीक है। उच्च न्यायालय ने मई 2013 में राज्य सरकार को केंद्रीय जनजाति मंत्रालय के पत्र का उल्लेख किया, जिसमें उसने कहा कि नवीनतम सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण, सोशियो इकोनॉमिक सर्वेक्षण के बेसिस पर
जो जो नृवंश विज्ञान है, यानी जो एंथ्रोपोलॉजी है, कल जो रिपोर्ट है उसके साथ उसने सिफारिशों की मांग की थी। और आपको अभी वर्जीनिया शाशा वगैरह के बारे में भी हम बताएंगे, डिस्कस करेंगे पूरा तरीके से कि वो लोग क्या बोलते हैं। अब आदिवासी समूहों के द्वारा इसका विरोध क्यों होना स्टार्ट हो गया? अब देखिए यहां पर एक बहुत ही क्लियर चीज है, यहां बहुत क्लियर चीज है कि जो मेइती समुदाय है, ठीक है, के लिए एसटी दर्जा यानी शेड्यूल ट्राइब यानी अनुसूचित जनजाति की मांग का राज्य के अन्य आदिवासी समूह जाहिर सी बात विरोध करेंगे। क्योंकि अगर वो देखेंगे कि यार अगर ये एसटी कैटेगरी में आ गया तो मेरे आरक्षण का, यानी मेरे जो प्राइवेसी का, या मेरी जो है सुपर पावर का, या मेरे जो है स्पेशल स्टेटस का, ये भी फायदा लेना स्टार्ट कर देंगे। तो उसमें क्या हुआ कि जो मेइती समुदाय हैं उनके जो व्यक्तियों के पास पहले से ही एक जनसांख्यिकी के साथ साथ एक राजनीतिक लाभ है। तो उन्होंने इनका तर्क क्या है कि भैया इनके पास पहले से ज्यादा डेमोग्राफी में अधिक हैं और राजनीतिक लाभ ले रहे हैं, जो मैंने पहले ही आपको बताया था कि 53% व्यवस्था पर इनका कंट्रोल है। तो अब वहां पर जो है और ज्यादा इस चीज को तवज्जो दिया गया, उस चीज को लेकर और ज्यादा गुस्सा भड़क गया। अब देखिए मणिपुर का जो ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन है, ठीक है, ये सब वहां के माओइस्ट ग्रुप हैं, ठीक है। जैसे समूह भी तर्क देते हैं कि मेइती लोग हैं उनकी मणिपुर की जो भाषा है संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है, कि भैया उन सबको तो पहले से बहुत ज्यादा तवज्जो है, उनकी सबको तो पहले से बहुत ज्यादा तवज्जो, इस सब तरीके की बात होने लगी। तो कहा गया इससे अगर और उनको जो फायदा मिलता है तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाएगी। फिर अभी देखो आपके पीछे लिखा हुआ है कुकी मेइती विभाजन, ठीक है। इसमें क्या है, जो कांगली पाक राज्य है, जो एक मणिपुर का एक स्पेसिफिक जो है क्षेत्र है, वो राज्य का मतलब है वहां का एक क्षेत्र, ठीक है, क्षेत्र के समय से ही पहाड़ी समुदाय और मेइती लोगों के बीच जनजातीय संघर्ष जारी है, रेशियल कॉन्फ्लिक्ट जारी है, अपने अपने एग्जिस्टेंस के लिए, अपने अपने डेमोग्राफिक और अपने अपने लिंग्विस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू पर वहां पर एक कॉन्फ्लिक्ट है। 1950 के दशक के दौरान अगर आप वहां देखोगे तो नागा राष्ट्रीय आंदोलन का उदय हुआ। नगाओं ने अपने आप को एक राष्ट्रीय आंदोलन के तौर पर, जो मैंने आपको पहले बताया, जब 1857 का स्वतंत्रता संघर्ष हुआ और उसके आगे के भी जो स्वतंत्रता संघर्ष रहे उसमें भी नगा आंदोलन ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा करी थी। तो नगा राष्ट्र की मांग वहां पर एक समय के बाद तनाव का कारण भी बन गई थी, जो आपस में कॉन्फ्लिक्ट, कई बार यह भी हुआ कि उन लोगों ने पहले तो भूमिका 1857 में निभाई, लेकिन उसके बाद उन लोगों ने अपने आप को अलग से जो है डिफाइन करने की मांग करनी स्टार्ट कर दी कि मुझे अलग जो है तवज्जो दिया जाए। अब अशांति के कुछ और अन्य प्रमुख कारण उनको देखेंगे, जैसे विभिन्न मुद्दों पर जो मेइती हैं और कुकी हैं, ठीक, इनके बीच में क्या है, जो आपसी जो विभाजन है, इनके बीच में आपस में बातचीत ना होने से जो कॉन्फ्लिक्ट है वो और तेजी के साथ बढ़ गया है। तो जो सरकार की जो नोटिस है उससे नाराजगी बढ़ी है, और नाराजगी बढ़ी क्या हुआ कि जो चुरांदपुर और जो खामपुर संरक्षित क्षेत्र है, ठीक है, वहां के 38 जो गांव हैं वो अवैध बस्तियां हैं, वो इलीगल जो है बस्तियां हैं, अवैध रूप से बसावट है, ठीक है। तो उसको लेकर भी एक चुनौती है, और सारी चुनौती में एक बार बार जो बता रहा हूं उसका यही कारण कि मेरे नेचुरल सोर्सेस पर, मेरी जो है भाषाई संप्रभुता पर, मेरी जो है यहाँ पर जो अपनी स्थिति है उस पर यहाँ पर चुनौती खड़ी होने वाली, ठीक है। तो ये चीज आई। 1973 में आप सभी को पता है कि परिसीमन हुआ, राज्य में पहली बार परिसीमन प्रक्रिया पर चिंता और नाराजगी व्यक्त करी गई। परिसीमन का पता ही है कि अगला परिसीमन 2026 में होगा, और उसी के आधार पर, परिसीमन के आधार पर जो है सीटें तय होती हैं, राज्य विधानसभा और जो है लोकसभा में सीटें तय होती हैं। तो ये क्या चुनौती है, ठीक है। म्यांमार में एक और सैन्य तख्ता पलट हुआ, और म्यांमार में सैन्य तख्ता पलट होने का मतलब है कि म्यांमार हमारी मणिपुर की बाउंड्री से टच करता है, तो वहां पर उनके देश में अगर कोई चुनौती होगी तो हमारा देश उससे प्रभावित हुआ बिना नहीं रहेगा। तो मैं अभी आगे जो प्रश्न बताऊंगा दोस्तों, वो ये पूछा गया कि आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियां है ना, स्टेट एक्टर्स और नॉन स्टेट एक्टर, यानी गैर राज्यकर्ता और राज्यकर्ता। राज्यकर्ता कौन से होते हैं, यानी सरकार नहीं, बल्कि जैसे पाकिस्तान हो गया, चीन हो गया, इंस्टेट म्यांमार हो सकता है, बांग्लादेश हो सकता है, कोई भी देश जो हमारे देश को चुनौती खड़ी करता हो, हमारे देश के आंतरिक अशांति के लिए खतरा उत्पन्न करता हो। किसको अच्छा नहीं लगेगा कि हमारी अशांति को बढ़ावा दे, हमारी शांति में वो जो है भंग डालने का काम करे। तो यहां पर केंद्र का देखिए स्टैंड आया। जब ये सब अब सरकार ने देखा, आपको पता है कि गृह मंत्री जी वहां पर गए और उन्होंने बहुत ही क्लियरली कहा, ये देखते हैं क्या कहा उन्होंने, कहा कि मणिपुर राज्य उच्च न्यायालय द्वारा जो पारित आदेश है उसका अध्ययन किया जाएगा, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है तो उसकी हम स्टडी करेंगे,
और सभी हितधारकों यानी कि जो सभी पक्ष हैं। अब देखिए वहीं लोग इतने ताकतवर और बातचीत करनी भी चाहिए, जो सभी हितधारक हैं उनको साथ जोड़ा जाएगा, सभी हितधारकों के साथ चर्चा की जाएगी, डिस्कशन किया जाएगा और परामर्श के बाद ही हम एक उचित निर्णय पर पहुंचेंगे। ये वहां पर हमारे अमित शाह जी विश्वास दिला कर आए कि सबसे हम बात करेंगे, उसके बाद ही करेंगे, किसी एक पर्टिकुलर आदमी से या ग्रुप से हम बात नहीं करेंगे। और भारतीय सेना ने मणिपुर में और भारत म्यांमार सीमा पर स्थिति पर निगरानी बढ़ाने के लिए इस और जो है जो हीरोइन है, ठीक, मानव रहित जो हवाई जो है वाहन है, ठीक है, इन सब के लिए हेलीकॉप्टर तैनात किए हैं। ठीक है, ये सारे क्यों तैनात किए हैं? ताकि वहां पर कहीं इंटरनल सिक्योरिटी के लिए आउटसाइडर्स हमारे देश में ना आए और वहां पीस और इंटीग्रिटी और हार्मोनी को डिस्टर्ब करने की कोशिश ना करें। तो इसके लिए भी वहां पर प्रयास उन लोगों ने करा। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है? देखिए सुप्रीम कोर्ट भी ऐसे में बहुत संवेदनशीलता से विषय को ले रहा है। वो कह रहा है कि मणिपुर संकट को एक नई मानवीय समस्या के तौर पर देखा जाए। भैया 35 हजार लोग माइग्रेट कर दिए जाएं, सोचो, या आपको अपने घर से निकाल दिया जाए तो कितनी बड़ी चुनौती आपके सामने है। ठीक, और वहां तो 100 से ज्यादा लोग मर गए हैं, 35,000 से ज्यादा लोग भाग गए हैं, उनको शेल्टर होमों में रखा जा रहा है, अस्थायी बस्तियां बनाई जा रही हैं। तो ये सारी दिक्कतें है ना, तो ये चीज है। तो मानव और संपत्ति दोनों के लिए जो नुकसान के बारे में उसने चिंता व्यक्त करी है सुप्रीम कोर्ट ने, और उसने कहा कि राष्ट्रपति के पास किसी समुदाय को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के रूप में नामित करने की शक्ति है, ना कि उच्च न्यायालय के पास। उसने कमेंट करा और आप सभी को पता है कि संविधान के भाग 5 और भाग 6 में इसके बारे में स्पेशल प्रोविजन किया गया है। अनुसूची 5 और 6, भाग नहीं, अनुसूची 5 और 6 में इसके लिए जो विशेष प्रोविजन किया गया है, ठीक है, उसमें प्रोविजन किया गया है। तो वहां पर अनुसूची 5 और 6 में प्रोविजन किया गया, तो उसके बारे में भी उसने ये बात बहुत ही क्लियरली बोली। ठीक है, तो ये चीज हमें याद रखना है, अब देखिए, जब एसटी दर्जे की मांग की जा रही है तो मेती समुदाय क्या तर्क दे रहा है। देखिए, आपको सबका पक्ष जानना है, आप सिविल सर्वेंट बनने जा रहे हैं, आप पक्षपाती नहीं रहेंगे, आप सबका पक्ष जानेंगे, फिर अपना जजमेंट सुनाएंगे। तो मेती समुदाय ने जब स्पेशल दर्जे की मांग करी है तो उसके पीछे तर्क क्या दे रहा है। मेती लोग कह रहे हैं कि जो एसटी दर्जे की जो मांग है हम 2012 से करते चले आ रहे हैं, 12 से करते चले आ रहे हैं, और हमारी जो मांग है वो भारत संघ में जब हम विलय हुए तब से हमारी ये मान्यता थी, तब से हम ये मांग कर रहे थे कि हमें संरक्षित किया जाए और पैतृक भूमि और हमारी जो परंपराएं हैं, जो हमारी संस्कृति है, उनकी रक्षा के लिए ये आवश्यक है। जो मैं बार बार कह रहा हूं, भाषा, बोली, धर्म, संस्कृति, प्राकृतिक संसाधन, उन सभी को ये मांग करना चाहते हैं, उन सभी को संरक्षित रखना चाहते हैं, ये इनके तर्क है। ठीक, और आप सभी को पता है कि 1972 में मणिपुर 19वां राज्य बना था, जो मैं अभी पहले ही आप सभी को बता चुका हूं, अब हम लोग ये समझ लेंगे कि अगर अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल करने की प्रक्रिया क्या है, क्योंकि ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रक्रिया बताइए, या ऑप्शन में ऐसे दे देगा। तो सबसे पहले क्या होता है, राज्य सरकारें वो जनजातियों को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल करने के लिए अनुशंसा करती हैं, रिकमेंडेशन करती हैं, यानी कि वो खुद शामिल नहीं करती। अभी पीछे ही आपने देखा कि वो जो है केंद्र को भेजेंगी लिस्ट, वो केंद्र को लिस्ट भेजेंगी, और जो है इसमें कौन कौन होगा, जनजाति कार्य मंत्रालय उसकी समीक्षा करेगा, जनजाति कार्य जो मंत्रालय है उसकी समीक्षा करेगा, और उन्हें गृह मंत्रालय के तहत, होम मिनिस्ट्री के तहत भारत के रजिस्ट्रार जनरल का अनुमोदन के लिए भी उसको भेजना पड़ेगा। ठीक है, गृह मंत्रालय के तहत उसे भारत के जो रजिस्ट्रार जनरल हैं उनके जो अनुमोदन के लिए, यानी उनकी स्वीकृति के लिए भी भेजना पड़ेगा। और अनुमोदन अगर हो जाता है, नहीं होता है तो ही मामला खत्म। अगर अनुमोदन हो जाता है तो उसके बाद जो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति है आयोग को भेजा जाएगा, और वहां से फिर अंतिम निर्णय के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल के समक्ष वो प्रस्तुत किया जाएगा। किसके समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा? केंद्रीय मंत्रिमंडल के। तो यहां से देखिए, आपका प्रीलिम्स भी बहुत एक क्लियर होता चल रहा है, जो आप लोग जो है दिक्कत बताते रहते हो। ठीक है, तो ये आगे देखते हैं। एक बार जब मंत्रिमंडल इसे अंतिम स्वरूप प्रदान कर देता है तो वह संविधान के अनुसूचित जनजाति या जाति जो है आदेश 1950 और अनुसूचित जनजाति के आदेश 1950 में, ठीक,
संशोधन के लिए संसद के विधेयक के रूप में उसे पेश किया जाता है, ठीक। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद उसे लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा पारित कर दिया जाता है और फिर उसे संविधान के अनुच्छेद 341 और 342 के तहत अंतिम निर्णय के तौर पर रखा जाता है। अब देखिए, जो मैंने आपको ये बात बताई थी पहले कि अनुच्छेद 341-42 के साथ रखा जाए, कि वो देखो यहाँ पर आपके सामने है, ठीक है। तो बहुत अच्छी प्रक्रिया है कि आप झटके में नहीं कर सकते, यानी ये है कि हाई कोर्ट का जो निर्णय है उसको पास किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट, और उस पर अंतिम जो निर्णय है वो संसद के पास है, बेसिकली उसमें केंद्रीय मंत्रिमंडल के पास है, ठीक है। अब देखते हैं इसमें सोल्यूशन क्या होना चाहिए, सुझाव क्या होना चाहिए। तो देखिए, कुछ अलग अलग कमेटीज हैं, इस पर सरकार क्विकली निर्णय नहीं ले सकती, इतना पुराना मामला है, 1949 से चला रहा है, तो इतना पुराना मामला है, तो इस पर कुछ कमेटीज बनाई गई, जैसे भूरिया आयोग, वर्जीनिया शासा तो 2013 में कमेटी बनाई गई। लोकुर आयोग क्या बोलता है, ये 1965 में बनाया गया था लोकुर आयोग। वो कहता है कि पहचान के लिए 5 मानदंडों की अनुशंसा की गई। अगर आपको अनुसूचित जनजाति की स्थिति को पहचानना है तो उसके लिए 5 पैरामीटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है कि आदिवासियों के लक्षण उसमें है कि नहीं, उनके एक स्पेशल कल्चर है कि नहीं, वो भौगोलिक रूप से अलग रहे कि नहीं रह रहे स्पेशल तौर, ठीक है। इन बेसिस पर उनके साथ संपर्क और संकोच के आधार पर उनका पिछड़ापन है कि नहीं, यानी कि वो अलग रह रहे हैं कि नहीं। और जनजातियां क्या होती, समाज की संजाति की विशेषता यही है कि जो समाज की मुख्य धारा से पृथक रह रही हो, ठीक। फिर भूरिया आयोग कुछ कह रहा है, भूरिया आयोग 2002 से 2004 के बीच इसने काम करा और उसने कहा कि जनजातियां भूमि, वन, स्वास्थ्य, शिक्षा और पंचायतों के कार्यकरण और जनजाति महिलाओं की स्थिति जैसे 5वीं अनुसूची कई विषयों पर उसने अपना ध्यान केंद्रित किया कि अगर आपको जनजातियों को आइडेंटिफाई करना है तो दोस्तों इन्हीं विषयों पर हमें काम करना पड़ेगा। कौन कौन से विषय हैं, भूमि, वन, स्वास्थ्य, शिक्षा, पंचायत कार्यक्रम, जनजाति महिलाओं की स्थिति, इन सभी को 5 अनुसूची के विषय के तौर पर ध्यान केंद्रित करने की बात करी। फिर 2013 में एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, इनको मैंने काफी पढ़ा है, वर्जीनिया शासा, वर्जीनिया शासा की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति बनाई गई, एक उच्च स्तरीय समिति बनाई गई और इसने अपनी बातों में 5 महत्वपूर्ण विषयों पर ध्यान दिया, 5 मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया, ठीक। और मुद्दे क्या हैं, पहला उनका आजीविका और रोजगार का क्या स्टेटस है, आज के ग्लोबलाइज युग में आजीविका और रोजगार उनका चल पा रहा है कि नहीं चल पा रहा है, पहली चीज उसने यह ध्यान दी। उनके एजुकेशन का क्या स्टेटस है, जो उनकी स्पेशल कल्चर है, स्पेशल भाषा है, स्पेशल बोली है, वो बनी हुई कि नहीं बनी, वो मेंटेन है कि नहीं, इस पर उसने ध्यान देने को कहा। उनकी स्वास्थ्य की कैसे दशाएं हैं, उनके अनैच्छिक विस्थापन, अनैच्छिक विस्थापन कि मतलब अगर अपनी इच्छा से वो जा रहे हैं तो ठीक है, क्या हो रहा है कि तमाम डैम बनाने के नाम पर, सड़क बनाने के नाम पर, टूरिज्म के नाम पर उनको भगाया जा रहा है एक जगह से दूसरी जगह, वो भी एक बहुत बड़ा कारण उसने आइडेंटिफाई करा। और उसने कहा प्रवासन, माइग्रेशन को उसने तवज्जो दिया और कहा कि विधिक और संवैधानिक उनके जो है मामले या उनकी संवैधानिक स्थिति किस तरीके की बनकर आ रही है, इस पर भी उसने फोकस करने के लिए बात करा। आगे म्यांमार के जो प्रवासी हैं, जो मैंने बार बार मैं कह रहा हूं, जो रोहिंग्या जिनको बोला जा रहा है, जो रोहिंग्याज हैं, रोहिंग्या जो घुसपैठ कर रहे हैं, उनके लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में अधिक निगरानी की व्यवस्था की जाए। क्योंकि हमारे देश में 40 लाख, हमारा देश इंटरनेशनल जो शरणार्थी संगठन है उसका सिग्नेटरी नहीं है, उसके बावजूद भी हमारे देश में 40 लाख से ज्यादा रोहिंग्या रह रहे हैं, जो हमारी ही प्राकृतिक संसाधनों पर कब्जा जमाए हुए हैं हम, और नॉर्थ ईस्ट में इस तरीके के थ्रेट भी हो रहे हैं, ठीक है। स्थानीय जो निवास है उसकी पहचान की जाए, ठीक है। सीमावर्ती क्षेत्रों के लोगों की पहचान पर नजर बढ़ाने की आवश्यकता है, ठीक। तब क्या होगा, वहां पर जो कब्जा है, वहां पर जो ये तमाम तरीके की दिक्कतें हैं वो नहीं होंगी। सरकार को क्षेत्र के लोगों को स्वामित्व और अपनेपन की भावना को बढ़ावा देने के लिए निर्णय लेने की प्रक्रिया में उनकी भागीदारी को भी प्रोत्साहित किया जाए। यानी कि सरकार दिल्ली में बैठकर निर्णय ना ले, बल्कि जब भी निर्णय ले तो सभी जो पक्ष जिनको चुनौती है, जिनको प्रॉब्लम है, उनको सभी को आइडेंटिफाई किया जाए, उन सभी को उसके अंतर्गत में शामिल किया जाए, उन सभी को इसके अंतर्गत शामिल किया जाए। अब आइए आते हैं अभ्यास प्रश्न पर। अब देखिए, एक प्रश्न पूछा गया 2017 में कि स्वतंत्रता के बाद अनुसूचित जातियों यानी शेड्यूल्ड और जनजातियों के खिलाफ भेदभाव को संवर्धित करने के लिए राज्य द्वारा 2 प्रमुख कानूनी पहल क्या की गई। यानी कि जो है ऐसे को हमें काम बताने हैं, ऐसे हमें चीजें बतानी कि जो आज़ादी जब हमें मिली, स्वतंत्रता जब हमें मिली, तो जो अनुसूचित जातियां थी, जनजातियां थी, उनके खिलाफ जो भेदभाव है उसको बढ़ाने वाले ऐसी कौन सी गलती सरकार से हो गई जिससे जो है
उनकी जो समस्या है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही, ये हमें बताना है, जो हमने पीछे कर लिया है। अब मैंने आपके सामने अभ्यास प्रश्न रखा है जो आप लोग प्रैक्टिस करोगे कि वर्तमान में मणिपुर में उत्पन्न हिंसा के प्रमुख कारणों की पहचान करिए। ठीक, प्रमुख कारण क्या है उनको आपको आइडेंटिफाई करना है, पहचान करिए। इस दिशा में सरकार के द्वारा उठाए गए जो कदम है उनकी विवेचना करिए। तो अभी आपने जो बातें मैंने बताई, जो सुप्रीम कोर्ट बात कह रहा है, जो आपको जो बात आपका जो है तमाम कमेटीज की रिकमेंडेशन कह रही है, उन सभी को आपको यहां पर सुझाव में लिख देना है। फिर अगला अभ्यास प्रश्न है, भारत की आंतरिक सुरक्षा के समक्ष उत्पन्न विषयों पर उत्तर पूर्व के संदर्भ में चर्चा कीजिए। ठीक, आप जो है अभी जो मैंने क्या बताया था, अभी आपने पढ़ा ड्रग ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, काउंटरफीट करेंसी, जाली मुद्राएं, ड्रग्स, और जो है कह सकते हो कि गैर कानूनी रूप से हथियार का आना, ठीक, ये तमाम तरीके को रोहिंग्यास का आना, ये सारी जो है नॉर्थ ईस्ट की विशेष तौर पर चुनौतियां हैं। तो उन विषयों को आप यहाँ एक एक कर समझा दोगे, आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों हमने आज का करंट अफेयर्स इसमें ये चीज़ों में देखा। अब यहाँ पर एक चीज़ और आपको समझनी है, ठीक है, आपको एक चीज़ और समझनी है कि भारत के जो प्रधानमंत्री हैं उनकी 5 दिवसीय विदेश यात्रा हुई है। भारत के प्रधानमंत्री हैं, ये अगली न्यूज़ है, भारत के प्रधानमंत्री की 5 दिवसीय विदेश यात्रा है, जिसमें वो अमेरिका जाएंगे, जिसमें वो मिस्र जाएंगे, ठीक, और अमेरिका और मिस्र जाएंगे। तो ये देखा गया कि जो है अमेरिका और भारत वस्तु और सेवा कर के मामले में पहले स्थान पर पहुंच गए हैं, पहले स्थान पर इनकी बॉन्डिंग बन गई है। और हमारे प्रधानमंत्री जी मिस्र की काहिरा की यात्रा पर भी वो जाएंगे, यानी कि मिस्र भी जाएंगे और अमेरिका भी वो जाएंगे। तो आपको ऐसे दे देगा आगामी जो एग्जाम होगा कि प्रधानमंत्री जी जो है किन 2 देशों की यात्रा में फला मंथ पे गए थे, ये भी तक पूछा जा चुका, या ये दे देगा कि मिस्र गए कि नहीं गए, इनमें से किस राज्य में गए, है ना। फिर तीसरा है, प्रधानमंत्री जी को पता है कि हमारे, और हमें भी पता है, हमारे देश को पता है कि हमारे सामने इस समय सबसे बड़ी जो चुनौती है वो ये है कि चीन हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। पाकिस्तान अब सबसे बड़ा दुश्मन सिर्फ कहने के लिए, वास्तविक दुश्मन चीन है। तो चीन के साथ हम कैसे डील करें। तो भारत और अमेरिका के अच्छे संबंध हैं क्वाड वगैरह के माध्यम से। तो भारत ने कहा कि चीन के साथ जो हमारे संबंध हैं उसमें हमें जो है अपनी संप्रभुता की रक्षा करने के लिए प्रयास करना है। जैसे कि हमें पता है कि किस तरीके से गालवान घाटी इत्यादि में किस तरीके की चुनौतियां देखने को हमें मिली थी, किस तरीके की चुनौतियां हमें देखने को मिली थी। अब प्रधानमंत्री की जो विदेश यात्रा है, अब इसे हम कैसे पढ़ें, इसे जीएस पेपर 2 के भारत के हितों को प्रभावित करने वाले विषय के संदर्भ में इसे पढ़ेंगे, भारत के हितों को प्रभावित करने वाले विषय के तौर पर। तो इसमें हमारे प्रधानमंत्री जी के और अमेरिका के बीच में एक अच्छा जो है कोरिलेशन इस समय बना हुआ है। तो हम क्वाड के मेंबर हैं, हम कॉमकासा, लिमुआ, जासमिया, है ना, कार्डसा, तमाम तरीके के एग्रीमेंट के साथ हैं। इस बार टेक्नोलॉजी का एक नया एग्रीमेंट और होने वाला है, जिसमें हम क्या करेंगे, आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत सह विकास और सह उत्पादन पर जोर देंगे। यानी कि हम जो अपना रक्षा खरीद है उसको सिर्फ अब इंपोर्ट नहीं करने वाले, बल्कि साथ में प्रोडक्शन करने पर जोर देने वाले हैं। इसके अंतर्गत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर्स जो चिप्स होती हैं, और वायरलेस कम्युनिकेशन पर हम ज़्यादा जोर देंगे। और एक नई टेक्नोलॉजी है जिसका नाम है ओपन रैन टेक्नोलॉजी। ओपन रैन टेक्नोलॉजी बेसिकली किससे रिलेट करती है, आगामी जो यूपीएससी का एग्जाम दे होगा उसमें इसे दे देगा कि ओपन रैन टेक्नोलॉजी इज रिलेटेड बाय टू, और फिर नीचे ऑप्शन दे देगा तमाम तरीके के। तो वो किससे संबंधित है, ये दूर संचार नेटवर्क प्रणाली से संबंधित है। किससे, ओपन रैन टेक्नोलॉजी इज रिलेटेड टू जो है जो टेलीकम्युनिकेशन, दूर संचार से संबंधित है। अब इसके लाभ क्या होंगे, इसके लाभ क्या होंगे, ठीक है, इस टेक्नोलॉजी के, जो कि ये अधिक पारदर्शिता और लचीला आर्किटेक्चर का जो है एस्टेब्लिश करने में मदद करेगी। जो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी, भाई टेक्नोलॉजी आने से क्या है, ट्रांसपेरेंसी है ना, खुले इंटरफेस की व्यवस्था से सुनिश्चित होगी। और जो इनोवेशन है, वो जो नवाचार है, वो और तेजी के साथ सुनिश्चित होगा दोस्तों, ठीक है। फिर इसका उपयोग हम कहाँ कहाँ करेंगे, जैसे 5G टेक्नोलॉजी और जो 6G नेटवर्क है उसको बेहतर करने में बहुत अच्छी मदद मिलेगी। डिजिटल गैप को कम करने में मदद मिलेगी। कैसे, यानी कि जिन लोगों के पास जो टेक्नोलॉजिकली जो तकनीकी रूप से दक्ष नहीं है, जिनकी समझ तकनीकी में अभी बहुत कमजोर है, उनको भी बेहतर करने में यह मदद मिलेगी। उन तक ये पहुंच सुनिश्चित होगी, उन तक क्या होगा, उन तक पहुंच सुनिश्चित होगी। और जो नई सेवाएं हैं और जो नई क्षमताएं हैं उनका भी निर्माण होगा, उनका भी निर्माण होगा। तो दोस्तों आज के इस लेक्चर में इतना ही, मिलेंगे कल नए वीडियो के साथ।
थैंक यू वेरी मच।